Hi everyone, this is Suraj Jha. So welcome everybody into the Suhal IAS. और ये हमारा लास्ट लेक्चर है आपके घटना चक्र फिजिक्स के लिए. ठीक है, फिजिक्स के लिए लास्ट मैंने आपको टोटल 9 पेजेस में से 6 पेजेस का रिवीजन करवा दिया था. आज हमारे पास 3 पेजेस हैं. इन 3 पेज को आपको रिवीजन करनी है एंड दैट इज़ उसके बाद आपका पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखो ये ना जो साउंड होते हैं ना उसकी जो लाउडनेस होती है ना वो डेसिबल में मापी जाती है कि वो कितना आवाज़ कर रहा है. उसकी इंटेंसिटी वगैरह सब डेसिबल में मापी जाती है यानी डीबी. तो जो WHO के हिसाब से मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेफ़ नॉइज़ लेवल क्या है वो है 45 dB. 45 डेसिबल एक सेफ़ नॉइज़ लेवल है. ठीक है, इतना तक जो अगर आवाज़ हो रही है आसपास में तो कान को कोई खतरा नहीं है. रेसिडेंशियल एरिया में कितना डेसिबल होता है तो जितना हमारा नॉइज़ लेवल है उससे थोड़ा जो WHO का रिकमेंडेशन है उससे 10 एक्स्ट्रा होता है रेसिडेंशियल एरिया में. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी होती है? इंडस्ट्रियल एरिया में 70 होती है. समझ रहे हो? देखो रेसिडेंशियल एरिया में 55 और इंडस्ट्रियल में कितना, इससे 15 बढ़ा दो तो जैसे 15 बढ़ाओगे तो 70. तो रेसिडेंशियल का 55 और इंडस्ट्रियल का 70. और कोई जोन अगर साइलेंट जोन है तो वहाँ भी साउंड हो ही होता है और वो 50 डेसिबल होता है. और कोई कमर्शियल है तो इंडस्ट्रियल का कितना होता है? 70 होता है. तो कमर्शियल है तो 5 घटा दो 65. तो ये परमिशबल काइंड ऑफ लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. तो आपने मोबाइल का ना यार चेक करना जाके कि लिमिट कितनी पे है ना. 60 है, 70 है, 85 है, 80 है. सेट कर देना कि मैक्सिमम जो है ना हम मैक्सिमम हमारा 60-65 के हिसाब से रहेगा. और कोशिश करना कि जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाले ईयरफोन्स होते हैं ना वही यूज़ करना. ठीक है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला होगा तो उसमें आपको ना आराम से 20, 30, 40, 45 इतने डेसिबल के भी साउंड ना बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देंगे आपको ईयरफोन में. ठीक है, वरना पता है फुल वॉल्यूम पे भी सुनाई नहीं दे रहा है. तो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ईयरफोन का यूज़ करें. अच्छा, ह्यूमन ईयर जो वो कितना टॉलरेट कर सकता है, टॉलरेबल लिमिट कितना है ह्यूमन का? 85 डेसिबल. इसके बाद ना कान दर्द करना स्टार्ट होता है. देखे होंगे आप कुछ देर तक कान में अगर आप ईयरफोन लगाते होंगे, थोड़ा आवाज़ ठीक ठाक रखते होंगे ज़्यादा टाइप का, तो आपका कान दर्द करना स्टार्ट करेगा. क्योंकि उसकी जो है ना 85 डेसिबल ये टॉलरेबल लिमिट है भाई, और उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो क्या क्या समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया कि सेफ़ नॉइज़ लेवल 45 है, रेसिडेंशियल का 55. ठीक है, समझ रहे हो? इंडस्ट्रियल का 70, 1 घटा दोगे तो 5 घटा दोगे तो 65 हो जाता है. कमर्शियल का, साइलेंट जोन का 50. ये सब परमिशबल लिमिट है. और टॉलरेट कितना कर सकते हैं? 85. बस ख़त्म. अब यहाँ लिखा है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड मेजर इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. ये बात सच है. एम्पलीट्यूड पता है ना कि ये अगर वेव है तो ये कितना क्रस्ट, ये कितना उठा है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड. या ये वाला भी. ठीक है, तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड से ही मेजर किया जाता है. लिखा है व्हेन सेम टोन इज प्लेड ऑन सितार एंड फ्लूट. दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, सेम टोन को हमने बजाया, प्ले किया. द साउंड प्रोड्यूस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर क्वालिटी. समझिए इस चीज़ को. आप देखते होंगे कोई गाना आप सुन रहे होंगे तो उसमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ना पता चल रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे ना ये ढोल बज रहा है, यहाँ पे पियानो बज रहा है, यहाँ पे कुछ और बज रहा है, यहाँ पे कुछ और बज रहा है. तो टोन सबका एक ही होता है. अगर टोन एक ना होना तो फिर गाना आपको गाना लगेगा ही नहीं. समझ रहे हो? तो फिर भी आप डिफरेंस कैसे पता करते हो? डिफरेंस बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. अब कहोगे सर ये क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है कि HD में सुन रहा हूँ? नहीं, वो क्वालिटी नहीं है. एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको क्वालिटी क्या होती है. देखो क्वालिटी जो होता है ना कोई भी साउंड का, वो बेसिकली करेक्टर होता है, एक टोन होता है जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई करते हैं साउंड को. ठीक है, अब उसका क्या पिच है, क्या लाउडनेस है. अगर सेम लाउडनेस सेम पिच भी है ना
मान के चलो दो साउंड है, उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे, अगर दोनों के लाउडनेस भी सेम रख दो, पिच भी सेम रख दो, तो दोनों का ना एक टोन होगा, दोनों का एक करेक्टर होगा जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये अलग है, ये अलग है। उसी को बोलते हैं हम क्वालिटी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे गिटार ले लो या फ्लूट ले लो, दोनों में ना आप सेम नोट लगाओ एट द सेम वॉल्यूम जो भी आप दे रहे हो, बट स्टिल यू कैन इजिली टेल देम अपार्ट। ये क्यों हो रहा है? दैट डिफरेंस इज बिकॉज द क्वालिटी, इसको टिम्बर भी बोलते हैं, TIMBRE। तो ये टिम्बर, ये क्वालिटी की वजह से हो रहा है। और ये डिपेंड किस पे करता है? क्वालिटी ऑन टिम्बर, ये डिपेंड बहुत चीज़ों पे करता है। जैसे एक तो वेव फॉर्म क्या, वो किसका शेप क्या है, ओवरटोन्स या हार्मोनिक्स, मटेरियल किस टाइप का, उस पर डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज़ है। चलो, तो याद रखना कि जो आप डिफ्रेंशिएशन करते हो ना, वो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ही, और पिच विच ये सब मत बोलना, ठीक है। हाउएवर म्यूजिकल साउंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ड्यू टू लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इसको टिम्बर। अब देखो, लाउडनेस से क्या होता है? टिम्बर, इंटेंसिटी का पता लगता है, ठीक है। पिच से क्या? श्रिलनेस का पता लगता है। और क्वालिटी से टिम्बर का पता लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सितार पे और फ्लूट पे, समझो ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, इन दोनों लाइन में और इन दोनों लाइन में अंतर है। मैंने यहाँ बोला है कि सितार पे और फ्लूट पे सेम नोट को बजाओ आप, सेम नोट, सेम टोन, फिर भी आप वहाँ डिस्टिंग्विश करोगे बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, ठीक है। म्यूजिक में जो आप सुनते हो ना अलग अलग, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो बहुत वजह से हो सकता है। कोई ज़्यादा बोल रहा होता है ना, ढोल वोल का थोड़ा अलग ही डिफ्रेंशिएशन होता है, वहाँ पिच से भी पता लगता है, वहाँ क्वालिटी से, वहाँ तीनों से पता लगता है, लाउडनेस से भी, पिच से भी और क्वालिटी से भी, म्यूजिकल साउंड में। लेकिन दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अगर सेम टोन, यहाँ पे बात नहीं हो रही सेम टोन, यहाँ पे टोन अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब टोन अलग अलग है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लाउडनेस से, पिच से, क्वालिटी से करते हैं, ठीक है। वहाँ से इंटेंसिटी का पता लगता है, श्रिलनेस का पता लगता है, टिम्बर का पता लगता है। लेकिन अगर सेम टोन है तब डिफ्रेंशिएशन करने में किसका हेल्प मिलता है? क्वालिटी का। क्वालिटी क्या है वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय AM इन अ टीवी ब्रॉडकास्ट। देखो आप टीवी देखते हो, LED देखते हो ना, तो उसमें जो पिक्चर सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो बेसिकली AM है, ये चीज़ याद रखना। और मैं ये बता चुका हूँ AM FM के बारे में बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो टीवी ब्रॉडकास्ट में AM का यूज़ होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड क्या है? फोनीम्स। बेसिक, जैसे हम कहें कि ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, बताइए क्या है? सेल है। तो उसी तरह साउंड का एक बेसिक यूनिट क्या है? वो है फोनीम्स। रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, ये सब बता चुका हूँ आपको। जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, या इसको डायनेमो है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब डायनेमो और मोटर से एक दूसरे से अपोजिट है। डायनेमो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करता है और मोटर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी में जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, कोई डीम बल्ब है, डीम समझ रहे हो कि वो उसमें इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत कम रोशनी कर रहा है, ठीक है, वो डीम बल्ब है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न क्या है? लार्जर रेसिस्टेंस। जब रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, पावर कम हो जाएगा। क्योंकि देखो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। जब करंट फ्लो अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो चीज़ें फिर अच्छे से वहाँ पे बल्ब भी नहीं जल पा रहा है, ठीक है, समझ लो। पावर कम मिल रहा है, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो पावर कम, दैट इज़ ओके, वोल्टेज कम, ठीक है। बोथ डायनेमो एंड इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद रख लेना कि दोनों डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों के दोनों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस टेंड्स टू बर्न आउट बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्या मतलब समझे? कि कोई भी मोटर है, आप उसको लो वोल्टेज पे चला दिए
ठीक है, समझो। तो वो कहते हैं ना, घर में कहते हैं ना, अरे वोल्टेज कम है, टीवी बंद कर दो, अभी हो सकता है फूक जाए, जल जाए, होता है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर विच इज़ ऑपरेटिंग एट द लो वोल्टेज वो बर्न आउट भी हो सकता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज दे ड्रॉ मोर करंट। जब वोल्टेज कम है ना तो उसको पावर नहीं मिल पा रहा है, जब पावर नहीं मिल पा रहा है तो वो खींचना स्टार्ट करेगा, तो मोर करंट को ड्रॉ करेगा, और मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। समझ रहे हो? वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना तो करंट ज़्यादा खींचेगा वो, और जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो जल सकता है। ठीक है, चलो। फराडे कांस्टेंट समझो, ये बताया था आपको, एक फराडे में कितने कूलम्ब पर मोल होते हैं? 96,485। ये याद रख लो, 96,485, एक फराडे बराबर इतना कूलम्ब पर मोल। ठीक है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं भी चले जाओ यही एक फराडे का मतलब ही यही होता है, फराडे कांस्टेंट है ये 96,485 कूलम्ब पर मोल। ठीक है, चलो। जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स ओनली 5% to 10% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। क्या समझे? जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना सिर्फ 5 से 10% इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, तो बाकी 90-95% कहाँ गया एनर्जी? वो थर्मल एनर्जी के रूप में वेस्ट हो गया भाई, हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो गया। समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि एक टिपिकल जो बल्ब होता है ना वो कन्वर्ट करता है सिर्फ 5 से 10% इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, और रेस्ट जो रिमेनिंग 90 से 95% होता है ना वो वेस्ट हो जाता है एज अ हीट एनर्जी, बाकी सब हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता है। और दैट इज द रीजन, दैट इज वाई दीज बल्ब फील हॉट टू टच एंड आर कंसिडर्ड एनर्जी इनएफिशिएंट कंपेयर टू द एलईडी और बाकी जो CFLs वगैरह सब होते हैं। तो जो इस तरह के बल्ब होते हैं, जो 10-20 रुपए वाले बल्ब आते हैं, आपको भी पता है, वो बहुत गर्म होता है। कारण क्योंकि भाई 90-80% जो उसका एनर्जी है ना वो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है, 5-10% ही वो उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से वो बल्ब बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। तो बाकी थोड़ा बल्ब का भी बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। देखो, अगर मैं आपको एनर्जी एफिशिएंट मतलब बोलूँ तो एक तो बल्ब है, रुको, एक तो बल्ब है जो ये नॉर्मल बल्ब होते हैं ना, इनडिस्केंटेंट बल्ब टाइप की कुछ, एक CFL होती है और एक LED होती है। समझो, पहले ये था, है ना, अरे फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है ना, अभी हम लोग LED यूज़ करते हैं। तो बल्ब क्या करता है, 5 से 10% ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। ठीक है, और CFL 25 से 30% लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और LED 80 से 90% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सोचो, यहाँ पे सबसे कम हीट एनर्जी, हीट लॉस सबसे कम कहाँ हो रहा है? LED में हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होता ये। तो एफिशिएंसी में LED पहले, फिर CFL, तब ये वाला नॉर्मल बल्ब जो होता है, इनडिस्केंडेंट बल्ब। ठीक है, तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका थोड़ा मॉडरेट है, इसका तो वेरी लो होता है। इसलिए कहा जाता है कि LED इज़ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि LED बेसिकली क्या है ना, इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, और ये बहुत कम वेरी लिटिल हीट को प्रोड्यूस करता है, और जिसके वजह से क्या होता है, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो लॉन्गर होती है। कहा जाता है कि मुझे तक जहाँ तक याद है 25,000 प्लस आवर्स की ये इसकी लाइफ स्पैन होती है, 25,000 प्लस आवर्स। तो इससे एनर्जी भी सेव होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। चलो, रेड वायर, एक सेकेंड, रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है, याद रखना। कलर जो जिसमें करंट फ्लो रहता है ना उसका कलर कोडेड क्या होता है, वो रेड होता है, और जो न्यूट्रल होता है उसका कलर कोडेड क्या होता है, ब्लैक होता है। समझो, और जो ग्रीन होता है वो अर्थ वायर होता है। अब कैसे याद रखना है, अर्थ अपने आप में क्या है, ग्रीन है ना,
तो इसलिए वो ग्रीन अर्थ वायर। जो न्यूट्रल है वो ब्लैक है। क्यों ब्लैक, क्यों आप सोचो, ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है, उसके पास कोई कलर नहीं है। वायलेट, इंडिगो, ये वो जो 7 कलर होते हैं उसके पास कोई कलर नहीं है, सबको मतलब ब्लैक, ब्लैक कलर है भाई। वो सबको अपने आप में एब्जॉर्ब करके रखता है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, सबको लेके चलता है। तो ब्लैक कलर न्यूट्रल। और रेड खतरे का निशान है, इसका मतलब है लाइव वायर है। ठीक है, नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ हैलोजन लैंप। हैलोजन लैंप आप सब लोगों ने देखा होगा। इसका जो फिलामेंट होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है, इसके टंगस्टन और सोडियम, टंगस्टन और सोडियम। ठीक है। फ्यूज वायर यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड। क्यों, देखो जो फ्यूज वायर होता है ना, हमारे घरों की सुरक्षा के लिए फ्यूज वायर लगाए जाते हैं। उसका तो उसकी फीचर्स क्या होनी चाहिए, उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये बताया था हमने आपको, मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा वोल्टेज अगर फ्लो हो जाए तो वो पिघल जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस का रोकने का काम करे वो। तो टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक, ये टेम्परेचर देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका जो टेम्परेचर होता है ना फिलामेंट का कितना होता है, 2000 सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसीलिए टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। लेकिन सोचो अगर कोई और चीज़ का यूज़ करते हैं जिसकी मान के चलो 1500 या 1800 या 2000 मेल्टिंग पॉइंट होती, तब तो बल्ब जल ही नहीं पाता, वो पिघल जाता। क्योंकि एक जो बल्ब जल रहा है उसके अंदर जो हीट है, उसके टेम्परेचर जो है कितनी है, 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन कितने डिग्री पे मेल्ट होता है, 3500 डिग्री पे। दैट इज द रीजन बिहाइंड कि टंगस्टन का यूज करते हैं। हाँ जी बताइए। चलो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी 10⁻⁴। मतलब एक ह्यूमन बॉडी कितना रेसिस्टेंस दे, मतलब ह्यूमन की बॉडी से आप करंट को फ्लो करवाइए तो वो कितना रेसिस्टेंस लगा पाता है, 10⁴ ओम रेसिस्टेंस। रिमेंबर दिस, ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना है, 10⁴ ओम। ठीक है, लगभग कितना, 10,000, लगभग क्या पूरे 10,000 ओम, 10,000। ठीक है। एलईडी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, याद रख लेना इसको। एलईडी किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे। ठीक है, चलो समझाने वाली इसमें कुछ है ही नहीं। एलईडी लैंप है, लार्जर सर्विस लाइफ है, क्यों है मैं बता चुका हूँ, मोर एनर्जी एफिशिएंट है, बता चुका हूँ। और इसके लिए गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है इसके अंदर में, ये आपको याद रखनी है, गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है। वाइल CFL यूजेस मरकरी वेपर और फॉस्फर टू प्रोड्यूस लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि लाइट प्रोड्यूस करने के लिए एलईडी में ना गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है। एलईडी में गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है। और CFL में मरकरी वेपर का, आप देखते होंगे ना, उसको तोड़ेंगे उसके अंदर मरकरी होता है, वाइट वाइट पाउडरी टाइप का। और फॉस्फर का यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट। अब ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है ना, इसको ट्यूब लाइट हम लोग बोलते हैं, है ना, टेंट वालों के पास बहुत होता है ये। इट इज़ फिल्ड विद द लो प्रेशर गैसेस, जैसे मरकरी, समझे, और नोबल गैसेस जैसे ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन। नोबल गैस का मतलब क्या होता है, जो जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा है, वैलेंस शेल पूरा है। ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, मरकरी वगैरह सबका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना। हाउएवर डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, हाउ डज द वाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। जो वाइट लाइट आप देखते हो निकालता है ना बल्ब वगैरह सब ट्यूब से, कैसे, बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। इसके मॉलिक्यूल ऑसिलेट्स होने के वजह से ही वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी खोज किसने की थी, एडिसन साहब ने की थी, करी थी कि नहीं करी, थॉमस एल्वा एडिसन। टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इसलिए उसके अंदर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस टू बी फिल्ड। समझे, या तो आर्गन गैस भर दो उसमें या नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को रोक देगा, क्योंकि उसके अंदर मेटल होता है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसमें।
तो उस ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, ताकि ऑक्सीजन के साथ उसका रस्ट ना लग जाए, उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन वैसे भी चिप्स विप्स की थैली में पड़ा रहता है, आपको देखे होंगे फूला फूला होता है बहुत सारा, वही ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को थोड़ा स्लो करने के लिए, धीमा करने के लिए, ठीक है, चाहे रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ताकि फूड रेंसिड ना हो। उसी तरह नाइट्रोजन भी बल में भरा जाता है, ऑर्गन भी बल में भरा जाता है। चलो, ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अच्छा, ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में। ये समझ में आया? जैसे मोबाइल, जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन होता है ना, तो उसका जो चार्जर होता है वो क्या करता है? चार्जर में देखो, आप बोर्ड में चार्जर लगा दो, प्लग इन कर दो, सॉकेट में लगा दो, और उसका दूसरा एंड जो होता है उसको आप मुंह में भी ले लो, टच कर लो हाथ से, कोई करंट लगता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उस चार्जर ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके पूरा का पूरा करंट को ने बहुत मिनिमाइज कर दिया है। और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कितनी है? 10⁻⁴ ओम का है, तो हमें पता नहीं लगता। तो ये हुआ स्टेप डाउन। कहाँ गया भाई जी? एक सेकेंड, हाँ, ये हुआ स्टेप डाउन। और दूसरा कोई ट्रांसफार्मर होता है जो करंट को बढ़ाने का काम करता है, कम है तो उसको ज़्यादा करने, स्टेपलाइजर का यूज़ देखते होंगे ना, 1 पॉइंट बढ़ाया, बढ़ा दिया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ा दिया, है ना। तो ये स्टेप अप, स्टेप मतलब स्टेप अप का काम क्या? देखो, पहले तो इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है क्या, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, देखो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है भाई, आप सबको पता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली? या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना वोल्टेज को। वोल्टेज किस चीज़ का? एसी का, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का, और विदाउट चेंजिंग इन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होगा उसका काम क्या होगा? वोल्टेज को बढ़ाना, समझो, वोल्टेज को बढ़ाना और करंट को घटाना। वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज मतलब क्या? पोटेंशियल। वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, 220 है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, और करंट को घटा दीजिए। तो इसका कहाँ यूज होगा? पावर स्टेशंस वगैरह सब में इसका यूज होता है, ट्रांसमिशन में, ठीक है। और स्टेप डाउन की अगर मैं बात करूं तो इसका काम क्या होता है? डाउन का काम है, तो इसका मतलब वोल्टेज को क्या कर देगा? वोल्टेज को घटाएगा और करंट को इंक्रीज करेगा। और ये कहाँ यूज होता होगा? होम सब में या इंडस्ट्री सब में, बस। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट बिकॉज दे रिक्वायर, इतना जरूरी नहीं है, मतलब चलो कोई नहीं, बिकॉज देखो क्या है ना, उनको रिक्वायर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए, दे रिक्वायर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो डीसी नहीं कर पाता है। करंट जब कोई भी वायर में फ्लो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, और जब मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो एसी को ना उसकी ज़रूरत होती है, दे रिक्वायर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन डीसी को इसकी ज़रूरत नहीं होती। इतना कॉन्सेप्ट में तो नहीं जाना है, इतना तो पता ही होगा। तो करंट प्रोड्यूस बाय द सिंपल डायनेमो इज एसी, है ना। सिंपल डायनेमो जो करंट प्रोड्यूस करता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एसी, वो नहीं एयर कंडीशन वाला। हाउएवर जनरली डायनेमोस इनकॉर्पोरेट्स अ कंपाउंड कॉल्ड कम्यूटेटर विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अब ये याद रख लो यार कि कम्यूटेटर का काम क्या है। कम्यूटेटर का काम क्या है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब कम्यूटेटर क्या है? देखो, कम्यूटेटर एक बेसिकली क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। कम्यूटेटर है, थोड़ा इसको मोटा ले लेता हूँ ना। कम्यूटेटर है, देखो एक तरह का ना ये स्प्लिट रिंग होता है, जिसका यूज डीसी जनरेटर सब में होता है या मोटर में भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है? करंट के डायरेक्शन को ना क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। कम्यूटेटर का ये काम होता है, एक तरह का स्प्लिट रिंग होता है जो लगाया जाता है डीसी जनरेटर वगैरह सब में या मोटर वगैरह सब में। ये करंट की डायरेक्शन को ही चेंज करने का काम करता है कॉइल में। अगर ऐसे करंट बह रहा है, कम्यूटेटर लगा दिया तो ऐसे अब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और एवरी हाफ रोटेशन, मतलब इतना गया अब फिर वापस लाएगा, फिर इतना गया फिर वापस लाएगा, मतलब एवरी हाफ रोटेशन में जो है ना बेसिकली, ये भगवान क्या हो गया यार, एक सेकेंड रुको। अरे अरे
ये कैसे छोटा हो गया यार? लो, हो गया ना बड़ा वाला काम। अब बताओ ये कैसे होगा? चलो अभी तो मुझे पता नहीं है कैसे होगा, छोड़ते हैं इसको। अरे चार्ज नहीं है क्या? थोड़ा एक सेकंड ना रुकिएगा प्लीज़। भारी मिस्टेक हो गया यार। मंगनी राम बोलता है। ठीक है, देखूं जरा चार्ज है या नहीं। ओ गॉड, चार्ज ही नहीं है। बस 2 सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है? तब तक देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए। AC जनरेटर हैज ए स्लिप रिंग विच DC जनरेटर हैज़ ए कम्यूटेटर। अब ये याद रखना, DC जनरेटर जिसको मोटर ही बोलते हैं, DC जनरेटर में कम्यूटेटर लगा होता है जिसका काम क्या होता है, बताया था, स्प्लिट रिंग टाइप का होता है। वो उसका करंट के डायरेक्शन को ना चेंज करने का काम होता है कम्यूटेटर का। एक तरह का मेटल रिंग होता है, ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट को ही फ्लिप कर देता है इन द कॉइल, है ना? समझे? अब क्यों करता है, काम क्या होता है? ताकि एक ही डायरेक्शन में ना करंट फ्लो होता जाए। बेसिकली कम्यूटेटर इज अ स्प्लिट मेटल, है ना, जो विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल सो दैट द करंट गोइंग आउट इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। समझ में आया चीज? समझ में आया? और स्लिप रिंग क्या होता है जो AC जनरेटर में यूज होता है? स्लिप रिंग बेसिकली कुछ नहीं, ये भी एक तरह का मेटल रिंग ही होता है ना, दैट हेल्प्स टेक आउट AC फ्रॉम द रोटेटिंग कॉइल विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब करंट को डायरेक्शन को बिना चेंज किए, ठीक है ना, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक आउट ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द रोटेटिंग कॉइल। तो ये स्लिप रिंग का काम होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? नेक्स्ट, इन्वर्टर का काम क्या होता है? DC को AC में कम करना, ठीक है, समझ में आया? चलो, DC को AC में इन्वर्टर का काम होता है करना। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन इज फिक्स्ड इन आवर कंट्री फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द पावर ग्रिड। अब देखो ये बेसिक चीज़ है कि भाई हमारे कंट्री में कितना फ्रीक्वेंसी का जो पावर ट्रांसमिशन होता है कितना फिक्स रखा गया उसको, कि इतने पे ऑपरेट करेंगे। क्या फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज है ग्रिड में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट, थॉमसन इफेक्ट। क्या मैंने बोला? थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? देखो क्या लिखा है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फिनोमिना इज नोन एज थॉमसन इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? देखो बेसिकली सिंपल सा मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटल के थ्रू, मेटल या वायर जो भी आप कह लो यार, जब वो फ्लो करता है ना, और वायर का जो टेम्परेचर है ना वो हर जगह सेम नहीं होता। किसी भी वायर से, किसी भी मेटल से करंट फ्लो किया तो एक जगह पे हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक जगह पे टेम्परेचर कम होगा, एक जगह पे बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा होता है, ठीक है? इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। देन द हीट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इनसाइड द वायर। बस, दिस इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। और आपको ये कहाँ क्यों देखने को मिलेगा? मेटल में मिलेगा क्योंकि वही करंट फ्लो होता है। कंडक्टर में देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? तो टेम्परेचर डिफरेंस पता लगाते हैं इससे कि भाई हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, डिपेंडिंग। अच्छा, ये चीज़ कैसे पता लगता है यार कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है? ये डिपेंड करता है ऑन करंट डायरेक्शन और टेम्परेचर, ठीक है? समझ में आया? कई बार आप देखते हैं करंट इधर उधर फ्लो हो जाता है, तार वार जल जाती हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है? अगर कोई एक एंड है, मान के चलो वायर का, कोई मेटल वायर का कोई एक एंड है, मेटल वायर मतलब क्या, वही कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी आप कह लो है। इफ़ वन एंड ऑफ द मेटल वायर इज़ हॉट एंड अदर एंड जो है वो मान के चलो कोल्ड है, तो क्या होगा, यू पास, और तो आप क्या करो, उसको वहाँ से उससे करंट पास करवाओ, यू विल सी एक्स्ट्रा हीटिंग और कूलिंग हैपनिंग इनसाइड द वायर। इसी को बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट। और ये सबसे बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया हूँ, ठीक है? समझ में आया? टेम्परेचर का वेरिएशंस होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट,
टनल डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब बहुत बच्चों को चार्ज हुआ यार मेरा, एक सेकंड रुको यार, थोड़ा सा तो हो गया है, 1-2 सेकंड और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और हो जाएगा, ठीक है। देखो टनल डायोड को समझो पहले, टनल डायोड क्या होता है। देखो डायोड आपको पता है यार, डायोड क्या होता है, उसी का एक स्पेशल डायोड का लो तो वो टनल डायोड हो गया, है ना। और डायोड का क्या होता है कि इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन अ रिवर्स फॉर ए शॉर्ट रेंज। और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द स्ट्रेंज इफेक्ट। अब वो आप 11th क्लास या 12th क्लास में आप लोगों ने क्वांटम टनलिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये हमेशा काम करता है ना एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। इतना नहीं जानना यार, आप पी जंक्शन, एन जंक्शन, पी एन जंक्शन के बारे में आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, तो इतना नहीं जानना है, आप बस इतना जान लो इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस कि जो टनल डायोड होता है उसका अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा यूज। इट इज़ यूज्ड, सिंपल याद रखो, इट इज़ यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस जैसे रडार्स, और मैं क्या बोलूँ, ऑसिलेटर्स वगैरह सब में, या माइक्रोवेव सर्किट्स वगैरह सब में, इन सब का यूज होता है टनल डायोड का, ठीक है। याद रहेगा, बोलो। अब मैं खोल लेता हूँ क्योंकि अब चार्ज हो गया होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या होता है, property of a material that describe the ability of a material to support the formation of magnetic field within itself। समझे, मतलब सिंपल है कि परमेबिलिटी को भी मटेरियल का, इसका मतलब होता है कि उसकी एक अपनी खुद की एबिलिटी टू अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, मतलब लाइक अ फ्लूइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही होता है परमेबिलिटी। मतलब उससे पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब वो फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है तो परमेबिलिटी हो गया। किसी चीज़ से वाटर फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसका मतलब परमेबल है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ से क्या होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन सोल्यूट मूव करता है, तो परमेबिलिटी यही है। लेकिन अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं परमेबिलिटी, तो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस से अगर उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, मतलब वो परमेबिलिटी है उस मटेरियल की। तो फिजिक्स में परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि हाउ इजली अ मटेरियल अलाउज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ भी बोलो, जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, टू पास थ्रू इट। समझ में आया? तो ये होता है परमेबिलिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पंप, ये शायद मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन आप लोग नोट कर लो, एक सेकंड यहाँ लिख दूँ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसका यूनिट जो होता है ना, ऐसा यूनिट क्या आता है, हेनरी, लिख लो आप, हेनरी पर मीटर। अब देखो आयरन है ना, आयरन है, अब इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, कम है। आप सबको पता है ना कि आयरन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इससे करंट बहुत अच्छे से पास होता है, मैग्नेट को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है ना, करता है कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं। तो इसकी आयरन हैज़ अ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सो इसीलिए इसको ट्रांसफार्मर्स के कोर सब में, बाकी जगह सब में यूज किया जाता है। समझ में आया कि हाँ या नहीं? हाँ। अब एक परमेबिलिटी लिक्विड की भी होती है, लेकिन वो इतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, पोरस मटेरियल है या नहीं है। और फ्लूइड की जो परमेबिलिटी होती है ना, उसको मापने के लिए हम लोग वो बहुत सारे लॉ वगैरह, जहाँ तक मुझे भी याद है, डार्सी लॉ वगैरह सब हम लोगों ने पढ़ा था, तो डार्सी लॉ का यूज होता है, और उसका जो ऐसे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है, ठीक है। चलो छोड़ो, या सिर्फ डार्सी होता है, उतना नहीं जानना। परमेबिलिटी एंड द रेसिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, कि परमेबिलिटी जो होता है और रेसिस्टेंस जो होता है सुपर कंडक्टर वो जीरो क्यों होता है? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? देखो रेसिस्टेंस तो आपको समझ में आ रहा है कि
बहुत कम रेजिस्टेंस, ना के बराबर जीरो रेजिस्टेंस, इसीलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है सुपर कंडक्टर में, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो वाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी जीरो, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ना एक रीजन आता है, बहुत लोग शायद पढ़े होंगे, मीसनर इफेक्ट पढ़े होंगे आप लोग, मीसनर इफेक्ट के बारे में। क्या होता है कि जब भी कोई मटेरियल सुपर कंडक्ट होता है, मतलब सुपर कंडक्ट और क्रिटिकल टेम्परेचर दे के आप बना सकते हो, इट एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इट्स इंटीरियर, दिस इज कॉल्ड मीसनर इफेक्ट। समझ में यार, मतलब मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, जैसे नॉर्थ है, मान के साउथ है, बाहर से जो फील्ड लाइन जाती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है बाहर से, लेकिन अंदर से साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर में जो भी फील्ड लाइंस है ना, इसको बाहर इजेक्ट कर देता है, एक्सपेल कर देता है। समझ रहे हो? तो इसके वजह से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। और इसके वजह से जो अंदर में जो फील्ड लाइंस होती है ना, अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हो जाता है जीरो, और मटेरियल्स बिहेव्स लाइक अ जीरो परमेबिलिटी, मतलब अंदर से फ्लो होगा ही नहीं होगा। समझे आप मैंने क्या कहा, कि जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां से सारे फील्ड लाइंस निकल जाते हैं, और इसको बोलते हैं मीसनर इफेक्ट। और उसी अंदर से जब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गए तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इट बिहेव्स लाइक अ, क्या बताओ, इट हैज अ जीरो परमेबिलिटी। तो सुपर कंडक्टर, कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना, सुपर कंडक्टर डज नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मतलब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो नहीं हो सकता। सुपर कंडक्टर का ये फीचर है, बाहर से होगा, अंदर से नहीं हो सकता, और इट बिकम्स अ परफेक्ट डायमैग्नेट के हिसाब से वो बिहेव करता है। समझ रहे हो? चलो, हरे कृष्णा, कहाँ गया? अब एक है लेंथिनम हाइड्राइड, जिसको LaH10 बोलते हैं। लेंथिनम हाइड्राइड क्या है? ये एक तरह का ये सुपर कंडक्टर है, लेकिन 250 से लेके 260 केल्विन के टेम्परेचर पे है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 170 गीगा पास्कल्स। बहुत इतना याद नहीं रखना यार, आप सिर्फ ये रख लो कि लिथियम हाइड्राइड एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, याद रखना, मतलब 0 केल्विन पे टेम्परेचर 0 के हिसाब है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होता है वो 0 होता है। क्या बोला मैंने, बताओ? कि एट 0 के ना, 0 के जो कंडक्टिविटी होगा सेमीकंडक्टर का वो 0 होता है। क्यों होता है ऐसा? कि वाई द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0, बताओ? ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो सेमी कंडक्टर होता है ना, इसके बारे में आपको पहले समझना होगा कि आपको पता है ना कि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सिलिकॉन है, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? शायद 14 पे आता है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 11 12 13 14 पे आता है सिलिकॉन, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं? पहले सेल में 2 मैक्सिमम, फिर 8 और लास्ट में 4। ये तो ऑक्टेट पूरा है, ये ऑक्टेट पूरा है, ये खाली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इसको या तो 0 बनाइए या तो 8 बनाइए इसको ऑक्टेट बनाने के लिए। मतलब ये वाला है वैलेंस सेल या वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी इसको बोले। तो जो वैलेंस बैंड में जो लास्ट वाला बैंड है ना, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो सेमीकंडक्टर होता है ना, तो उसका जो वैलेंस बैंड होता है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, मतलब आपस में ना एकदम टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, देयर इज एज सच नो थर्मल एनर्जी अवेलेबल कि उस इलेक्ट्रॉन को ना इंसाइट कर पाए और वो दौड़ पाए, उसमें मूवमेंट आ पाए। एज ए रिजल्ट कोई वहाँ पे फ्री चार्ज एज सच कैरियर होता नहीं है। और जब कोई कैरियर है ही नहीं तो कोई करंट नहीं है, चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। अब चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? 0। इसी क्योंकि टेम्परेचर 0 है ना भाई, आप टेम्परेचर दोगे तभी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, जो भी है, वो फ्लो करना स्टार्ट होगा। और इंटरनल थर्मल एनर्जी कुछ है ही नहीं।
और एक तो जो सेमीकंडक्टर उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली एकदम टाइटली बॉन्ड होते हैं उसके सारे एटम्स, और थर्मल एनर्जी अवेलेबल नहीं है क्योंकि 0 केल्विन आपने पहले ही रखा है, तो इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं मिलेगा तो क्या, देयर विल बी नो फ्री, जो चार्ज कैरियर है ना, जो इलेक्ट्रॉन है होल से, ये फ्लो ही नहीं करेगा। जब ये फ्लो ही नहीं करेगा तो कोई करंट नहीं होगा, जब कोई करंट नहीं होगा तो जीरो कंडक्टिविटी होगा। तो दैट इज द रीजन कि एट 0 केल्विन ना अ सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ, बताओ, बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर, दैट्स इट। बताओ कोई दिक्कत, हाँ या नहीं? चलो अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, रुको यार, आप लोगों को पता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? बताओ, मैं पूछूं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर एक टाइप की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, समझना इसको बात, जिस पे क्या है कि नहीं कोई भी सब्सटेंस वो चेंज होता है किसमें? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली इट इज अ टेम्परेचर बिलो विच अ मेटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टिंग, मीनिंग कि उसमें 0 इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आ जाएंगी और अंदर के जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको ना एक्सपेल कर देगा, वही मिशनर इफेक्ट वाला। तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे जैसे आप गए, मतलब बिलो विच मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और जैसे सुपर कंडक्टर बनेगा तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कितने हो जाएंगे? 0 इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। समझा? सुपर कंडक्टर बोल रहा हूँ, सेमी कंडक्टर नहीं। सेमी कंडक्टर अभी पढ़ा रहा था, उसको कंफ्यूज मत कर जाना। सेमी कंडक्टर का 0 केल्विन पे उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो सुपर कंडक्टर उसमें तो बहुत सारा करंट फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब वो रेसिस्टेंस 0 होगा। वो मिशनर इफेक्ट जब पढ़ाया था। नेक्स्ट, हाँ, हरे कृष्णा। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेस। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, रिमेंबर दिस फैक्ट, एंड रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। समझना मैंने क्या बोला कि ये थोड़ा अलग है यार। मतलब करंट बढ़ाओगे ना तो चार्ज ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट होता है ना। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? रेसिस्टेंस घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल है, ठीक है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन्स आर द मेन एलिमेंट यूज्ड एज अ सेमी कंडक्टर। अब देखो ये याद रख लेना कि जर्मेनियम और सिलिकॉन आपस में क्या है? सेमी कंडक्टर है, और इसका ट्रांजिस्टर में यूज होता है। समझ रहे हो? और ये मिलता कहाँ से? ये बेसिकली बॉन्ड कोल होता है ना, उसके बाय प्रोडक्ट से मिलता है। चलो, एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है ये पढ़ा चुका हूँ। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसमें जो किसका यूज़ करते हैं? यूरेनियम 235 का, प्लूटोनियम 239 का यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। मॉडरेटर के लिए बता चुका हूँ। मॉडरेटर में है ना, लाइट या नॉर्मल वाटर का यूज़ कर लो मॉडरेटर के लिए, हैवी वाटर का यूज़ कर लो DTO। ये तो H2O हो गया, ये D2O हो गया, ड्यूटेरियम। और ये ग्रेफाइट का भी यूज़ कर लो मॉडरेटर में, है ना। बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज़ कर लो मॉडरेटर में। ये याद रख लेना यार, रट लो इसको। फिर कूलेंट में ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा रिएक्टर को? कुछ नहीं, एयर से भी ठंडा कर सकते हो, वाटर से भी कर सकते हो, और सॉलिड CO2 से भी कर सकते हो ठंडा, ठीक है, CO2 से। कंट्रोल वर्ड से न्यूट्रॉन की संख्या को थोड़ा कम करना होगा, उसके संख्या को भी और उसकी स्पीड को भी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। जैसे उसके लिए आपको कंट्रोल रखेंगे, कैडमियम का यूज़ करना पड़ेगा, बोरॉन का जो रड वगैरह सब उसका यूज़ करना पड़ेगा, कैडमियम या बोरॉन का। ये क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन को ना बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रड है ये सब, कैडमियम एंड बोरॉन, रिमेंबर दिस। एनर्जी फ्यूज़न में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दो आपस में मिलेंगे, एक बनेंगे, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़न, जब एक ही टूट के दो बनेगा। फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए सन सब में ना फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है। देखेंगे आगे। इक्वल मास ऑफ भोलेनाथ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है ना सन में, तो फ्यूज़न हुआ ना, ठीक है।
हाइड्रोजन बम में फ्यूज़न होता है, ठीक है। एटॉमिक बम में आपका एक सेकंड रुको, फ्यूज़न होता है ना, हाँ। एटॉमिक बॉम्ब में फ्यूज़न होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूज़न होता है। ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना यार। कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताता हूँ। ये एटॉमिक बम में ना फ्यूज़न होगा और हाइड्रोजन बम में ना फ्यूज़न होगा। कैसे याद करवाता हूँ। हाइड्रोजन है ना, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है, हीलियम। 2 नंबर पे आता है, तो 2 मिलके 1 बनाना, तो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ फ्यूज़न हुआ है। और एटॉमिक है तो एटम्स टूटेंगे, तो वहाँ पे फ्यूज़न, ऐसे याद रख लो, है ना। साइक्लोट्रॉन है ये, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। साइक्लोट्रॉन आर यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन। रिमेंबर दिस, साइक्लोट्रॉन का यूज़ क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने में, ठीक है। एक है ना, ये है सिंटिलेशन काउंटर, नाम याद रख लो, एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। वेदर अ ड्रिंकिंग वाटर कंटेंस अ गामा इमिटिंग आइसोटोप और नॉट, इसका मेजरिंग कहाँ से होगा, स्किंटिलेशन काउंटर से होगा। सिंपल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। बोलो हाँ या नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 चीज़ होता है कहाँ पे, जिसकी वजह से सन से आप एनर्जी पाते हैं। 2 वजह से सन में क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, जिनकी वजह से यू गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। यूजुअली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हैव टोकामेक डिज़ाइन। अब कहोगे सर ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है उसमें टोकामक डिज़ाइन का होता है और उसको अप्लाई किया जाता है, यूज़ करता है। तो टोकामक क्या होता है, बेसिकली एक स्पेशल टाइप का काइंड ऑफ डिवाइस है, कह लो मशीन है, ठीक है, जिसका यूज़ क्यों किया, जिसका यूज़ बेसिकली आइदर टू प्रोड्यूस और टू कंट्रोल द ये जो चेन रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसको या तो क्रिएट करने के लिए या तो इसको कंट्रोल करने के लिए टोकामक का यूज़ किया जाता है, टोकामक मशीन का यूज़ करना है। और ये सेम प्रोसेस के वजह से ही सन में पावर आती है, दैट पावर द सन। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली टोकामक इज अ डिवाइस दैट यूजेस द मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन द हॉट, सन में क्या होता है, प्लाज्मा, टू हॉट प्लाज्मा। तो उसको कन्फाइन करने के लिए, उनको रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रैप करने का काम करता है ना। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह सब आपको पता होगा, ठीक है, समझ में आया। बहुत सारे प्रोजेक्ट विश्व में चल रहे होते हैं टोकामक का, है ना। तो कुछ हमें अभी एक दो हमें याद है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक ITER नाम करके है, ये फ्रांस का है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है और इंडिया इसका मेंबर भी है। तो ये मैं टोकामक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो वर्ल्ड में चल रही है, ITER, फुल फॉर्म मुझे भी पता नहीं है, ये फ्रांस का है, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। एक चाइना का भी, आई थिंक ईस्ट नाम करके है, ठीक है, ये ईस्ट नाम करके है। और आपको ही पता है ना कि चाइना ने एक चांद क्रिएट कर रहा है, एक सन बना दिया है, ऑल बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस ओनली। भाई उन्होंने ईस्ट जो टोकामक प्रोजेक्ट है ना, इसके हेल्प से उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया फॉर द प्लाज्मा टेम्परेचर एंड द टाइम, ठीक है। और जहाँ तक हमें याद है कि इंडिया का भी आई थिंक सो गुजरात में कुछ है, एक बार देख लीजिएगा आप, गुजरात में गांधीनगर में है, वहाँ पे भी कुछ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आई थिंक SST नाम करके है कुछ, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, इतना जरूरी नहीं है, बस जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, मोनाजाइट सैंड है जो केरला वगैरह सब में, वेस्टर्न घाट्स केरला में प्रिसाइजली मिलते हैं। ये रेडिश ब्राउन कलर का फॉस्फेट होता है फॉर द थोरियम, है ना। थोरियम से ही, मोनाजाइट सैंड से ही थोरियम आप लोग प्राप्त करते हो। रेयर अर्थ मिनरल्स है बेसिकली। थोरियम फार मोर एबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, याद रखना इसको, यूरेनियम से ज़्यादा ना आपको थोरियम ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट। थोरियम फार मोर एबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। इट कैन जनरेट मोर एनर्जी, तो मतलब एक तो देखो ज़्यादा अवेलेबल भी है, एनर्जी भी ज़्यादा यूज इससे जनरेट कर सकता है। थोरियम इज़ गुड ना फिर। ऑल्सो लेस हार्मफुल, तो क्या इससे बेस्ट क्या भाई,
हार्मफुल भी कम ही है यूरेनियम से, वेस्ट जो है प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एनर्जी भी निकालता है और हमारे यहाँ पे नेचर में ज़्यादा अवेलेबल भी है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ना, जैसे जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो अल्टीमेट प्रोडक्ट वहाँ से, जैसे यूरेनियम को यहाँ आप वो करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा लेड मिलता है। रिमेंबर दिस। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में, ये याद रख लेना यार। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज इन महाराष्ट्र, MH। इंडियाज रिसर्च रिएक्टर, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर की बात कर रहा हूँ, ये अप्सरा में है ना, एट बाक, ऑल्सो इन ध्रुवा, है ना, इतना जरूरी नहीं है, बट रिमेंबर दैट अप्सरा साइरस, ठीक है, एट बार्क महाराष्ट्र। यूरेनियम 238 फ्यूल यूज बाय द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये याद रखना कि यूरेनियम 230 का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एंड एक शिव समुद्र भी है कर्नाटका में, शिव समुद्रम, फर्स्ट, मम्मी का कॉल है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा ना बोल देता हूँ घर में। हेलो 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 पापा, हाँ क्लास ले रहे हैं हम, आपको कर रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। हाँ तो क्या कह रहा था, सो सॉरी, शिव समुद्रन कर्नाटका। देखो मम्मी पापा का कॉल आता है ना तो आप स्किप भी नहीं कर सकते, कई बार मैं डांट सुन चुका हूँ, सो सॉरी थोड़ा सा। शिव समुद्रन कर्नाटका फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अक्रॉस द कावेरी, कावेरी पे बनाया गया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है शिव समुद्रन, जगह का नाम है कर्नाटका में, रिमेंबर दिस। 1902 में। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तमिलनाडु में, कालपक्कम में, रिमेंबर दिस, ये सब रट लो आप। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है। लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में, और ये कहाँ किया जा रहा है, कालपक्कम में लिक्विड सोडियम का यूज़ कर रहा है एज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है ये, हैदराबाद। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है। फिर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, कोलकाता। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, कोलकाता, रिमेंबर दिस। हैवी वाटर बोर्ड एट त्रॉम्बे मुंबई, हैवी वाटर बोर्ड कहाँ है, त्रॉम्बे मुंबई। टू स्लो, और हैवी वाटर की अभी जस्ट बताया, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स वगैरह सब, है ना, बताया था ना। मॉडरेटर में भी यूज़ करते हैं, हाँ मॉडरेटर में। सोवियत, देखो लाइका था ना, लाइका एक डॉग था, कुत्ता था, सोवियत ने इसको स्पेस में भेजा था तो उसका नाम लाइका था। तो मून पे जो सबसे पहली बार गया था ना कोई स्पीसीज, वो थे ना, वो पहली तो एक लूना 2 था, है ना, स्पेसशिप था मून पे जाने वाला, फर्स्ट लूना 2 सोवियत का था। मैन लेकिन नहीं गया था, बट मैन मेड ऑब्जेक्ट जरूर गया था। लेकिन फर्स्ट बार जो मैन गया चांद पे वो अपोलो 11 से गया था, यहाँ 2 पर्सन गए थे, रिमेंबर दिस। जो लूना 2 पहली बार गया, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी नहीं गया था वहाँ पे, लेकिन आदमी पहली बार अपोलो से गए थे, अपोलो 11 से। फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम सबको पता है, हम लोगों ने एक वेब सीरीज़ भी आई थी रॉकेट बॉयज़, बहुत अच्छी, आई लव द वेब सीरीज़, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम साराभाई, विक्रम साराभाई। ग्रेविटी ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, एक स्पेस क्राफ्ट है बेसिकली ग्रेविटी ट्रैक्टर, रिमेंबर दिस, ठीक है। क्या बोलूँ इसके बारे में, क्या लिखा है, अ स्पेस क्राफ्ट विथ अ मैकेनिज्म विच वुड चेक द एस्ट्रॉयड फ्रॉम हीटिंग। बेसिकली सिंपल है कि कोई एस्ट्रॉयड अर्थ को हीट ना कर दे, उसको चेक करने के लिए एक ग्रेविटी ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैसिनी हाइगर, कैसिनी एक स्पेस क्राफ्ट है नासा का, टू स्टडी द रिंग प्लानेट, ठीक है। जैसे रिंग प्लानेट है ना, जितने भी आउटर प्लानेट है, ठीक है, लास्ट के 4 रिंग प्लानेट है, उसको जैसे सैटर्न को, इनको स्टडी करने के लिए कैसिनी भेजा गया था, ठीक है। एक है अपोफिस, ये एस्ट्रॉयड है, अपोफिस क्या अपने एक एस्ट्रॉयड का नाम है। स्पिट्जर
ये स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप का नाम है, ठीक है, इसे पीवाईक्यू में पूछा गया। क्यूरियोसिटी क्या है? ये कार साइड एक रोबोटिक रोवर है, रोवर देखे होंगे ना, है ना, हम लोग भेजे थे मून में विक्रम और विक्रम और क्या था, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, ठीक है, हाँ। तो उसी तरह कार साइज रोबोटिक रोवर है जो कि बेसिकली गेल क्रेटर होता है, गड्ढा होता है, मार्स पे नासा के द्वारा भेजा है। मैसेंजर क्या है? एक रोबोटिक है, ये भी एक रोबोटिक नासा स्पेस क्राफ्ट है टू स्टडी द मरकरी केमिकल्स वगैरह, मरकरी को स्टडी करने के लिए मैसेंजर्स भेजे गए, तो रिमेंबर दिस, ठीक है। क्यूरियोसिटी जो भेजा गया था वो मार्स के लिए भेजा गया था, कैसिनी वो सैटर्न के लिए, मैसेंजर मरकरी के लिए, और एटलांटिक्स लास्ट एंड फाइनल स्पेस सबस्टल फॉर द नासा था, और एक वेरिटास है जिसको वीनस के लिए भेजा गया था, रिमेंबर दिस, नाम से ही है वेरिटास वीनस, और एक लास्ट पेज है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, साउंड में बता चुका हूँ, वेव में बता चुका हूँ। तो ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हो रहा है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट, रिमेंबर दिस फैक्ट। थोड़ा पास लाऊं। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार मैंने बताया था इसके बारे में। न्यूट्रॉन स्टार इज अ हाईली डेंस स्टार, समझना। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? हाईली डेंस स्टार, बहुत ज़्यादा डेंस होता है ये स्टार। और पल्सार्स क्या होता है? जब यही न्यूट्रॉन स्टार रोटेट करना स्टार्ट करेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड पल्सार्स। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नॉन एज पल्सार्स। और एक होता है कैफीड्स। कैफीड्स क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैफीड वेरिएबल्स। ये भी एक तरह का एक स्टार होता है जो कभी डिम होता है, कभी ब्राइट करता है, कभी डिम होता है, कभी ब्राइट करता है पीरियोडिकली। तो ये कैफीड्स होते हैं, देखे होंगे आप लोग आसमान में, है ना। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम स्पेस टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? उसको डाइवर्ट कर देता है देम टुवर्ड्स द पोल। क्यों करता है ऐसा बताओ? जो भी कोई चार्ज पार्टिकल्स स्पेस से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है ना, उसको अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको डाइवर्ट कर देता है कहाँ? पोल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे सबसे ग्रेविटी, तो देखो पोल पे सबसे ज़्यादा है, तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा पोल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी सबसे ज़्यादा वहीं होंगे, है ना। इसलिए सब चीज़ वहाँ है। तो अरोरा वगैरह सब, बोरोलिस वगैरह सब आप वहीं देखे होते होगे ज़्यादा, है ना। और स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या कम्युनिकेशंस वगैरह सब सैटेलाइट, ये 36,000 किलोमीटर एबोव होता है इक्वेटर पे, एंड इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल। देखो सिंपल है, दोनों के हाइट सेम होती है। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलो, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलो, या जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलो, दोनों एक पे ही हाइट पे होते हैं। बस अंतर क्या होता है ना, कि जो ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, इसी के अराउंड पे ये होता है, और ये उस पर नहीं होता है। हाइट दोनों की सेम होती है। समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आया? देखो मैं कह रहा हूँ कि जो जियो स्टेशनरी है वो भी एक टाइप का सिंक्रोनस ही है, स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। और जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, कहाँ गया ये? जियो सिंक्रोनस क्या होता है? बेसिकली सैटेलाइट जो होता है वो एग्जैक्टली जो होता है एबोव होता है इक्वेटर के, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। और वो एक तरह से फिक्स ही होता है ना। जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूँ मैं। जियो स्टेशनरी फिक्स्ड होता है क्योंकि नाम ही स्टेशनरी है, तो वो फिक्स्ड एक पॉइंट पे, ठीक है। और एग्जैक्टली एबोव द इक्वेटर होता है, ताकि एक फोकस्ड पॉइंट पे बना करके चीज़ें ले पाएँ। और ये इसका कितना 36,000 है प्रिसाइजली, तो 35,786 किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन 36,000 याद रखो, ठीक है। और जो जियो सिंक्रोनस है उतने ही हाइट पे होते हैं, लेकिन एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होता है। इट मे नॉट फिक्स्ड ओवर अ वन पॉइंट, है ना। इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन स्काई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, और बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, अब नाम सुन के लग रहा है कहाँ होगा? टोक्यो वोक्यो में होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, चिली में होगा था। हाँ, चिली में, अटाकामा डेजर्ट में। ये इससे याद रखना, अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है ना टोक्यो वाला, तो टोक्यो में नहीं है, अटाकामा डेजर्ट चिली। वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है भाई ये अटाकामा वाला। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये एक्सोस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। टीवी ट्रांसमिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स इज अ ओनली वन। कंप्यूटर में आप लोग पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं? बताइए। देखो एक सेकेंड, एक होता है सिंप्लेक्स,
एक होता है हाफ डुप्लेक्स, पढ़े, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो जो सिंप्लेक्स होता है उसमें वन वे ही होता है, वन वे डायरेक्शन में चीज़ें फ्लो होंगी इन्फॉर्मेशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, टू वे जाएगा लेकिन एक बार में एक बंदा ही बोलेगा। जैसे आप वॉकी टॉकी ले लो, तो वॉकी टॉकी पे एट ए टाइम ना दो आदमी नहीं बोल सकते, आप लोग याद रख लेना। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जैसे फ़ोन कॉल्स हैं, एक साथ आप दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, जितना आदमी बोल सके वो बोलो ना यार। तो ये होता है फुल डुप्लेक्स, समझ में आया। तो वन वे में क्या होता है कि ओनली वन वे कम्युनिकेशन है भाई। सेंडर कैन ओनली सेंड, जो रिसीवर है वो दे कैन ओनली रिसीव, नो रिप्लाई, नो फीडबैक वगैरह सब कुछ नहीं होता। जैसे टीवी हो गया, टीवी देख रहे हो, क्या है टीवी, सिर्फ देख ही रहे होते हैं ना, वन वे टाइप का है ना। रेडियो हो गया, ये सब क्या है, तो वो सिंप्लेक्स है। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, उसका नाम क्या था, एप्पल। इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या था, एप्पल। ये लॉन्च फ्रॉम कुर्वा, फ्रेंच गियोना से हम लोग लॉन्च किए थे, ये चीज़ याद रख लें। IRNS नेविक जिसको बोलते हैं ना, 1500 किलोमीटर पे, हमारा खुद का एक तरह से GPS है। 1500 किलोमीटर पे इसका रेंज है। लगभग 7 सैटेलाइट है, जिसको 3 जियो स्टेशनरी में स्थिर करके रखा गया है और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 1500 के आसपास का पूरा वो है। ये डायमीटर होना चाहिए, आई थिंक सो, 10,000 रेडियस होगा, आई थिंक, देख लीजिएगा यार। इसरो सैटेलाइट सिस्टम UR रॉ सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, बेंगलोर में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में भी है। ये दोनों, अहमदाबाद में आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है और नेशनल रिमोट सेंसिंग कहाँ है, हैदराबाद में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। और इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है, कर्नाटका में। ये याद रख लेना यार। ब्लैक बॉक्स जो अभी आप देखे होंगे, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एयर इंडिया भी क्रैश हुआ था, तो बोल रहे थे ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रहे, ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज होता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से ना एग्जैक्टली पता लगाया जा सकता है किस वजह से फेलियर हुआ है। ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड, ये ना ब्लैक बॉक्स वगैरह, ये आई थिंक जहाँ तक हमें पता है, ये क्रू मेंबर जो पायलट होते हैं उनके पास होता है। ठीक है, ये सब चीज़ रिकॉर्ड करके रखता है। श्रीहरिकोटा आइलैंड नियर पुलिकेट लेक, ये जो आइलैंड है ना, यहाँ श्रीहरिकोटा से बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह सब छोड़े जाते हैं, ये पुलिकेट लेक के पास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है, देहरादून। अब लगेगा ये यार रिमोट सेंसिंग वगैरह सब कहाँ होगा, उधर होगा साउथ में, नहीं, ये देहरादून में। जो एरोप्लेन का विंग्स होता है ना, अपर सरफेस, अपर वाला वो कन्वेक्स होता है, और जो लोअर वाला होता है ना, वो क्या होता है, कनकेव होता है। रिमेंबर दिस। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है, US लेड नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल है, विच इज़ डिज़ाइन टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ इन 21st सेंचुरी। समझ रहे हो कि भाई अभी के ज़माने में, मतलब 21st सेंचुरी के ज़माने में हम लोग को किस तरह से स्पेस एक्सप्लोर करनी चाहिए, उसके लिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाए गए, दैट इज़ नॉन बाइंडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टेमिस अकॉर्ड, US लेड है। ठीक है, फिर APXS इतना जरूरी नहीं है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होता है, यू नो। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है ना, इतना याद रखने की ज़रूरत है नहीं है सच। सेटर्न में बहुत ज़्यादा ही मीथेन है, बहुत ज़्यादा मीथेन है। CH4 की क्वांटिटी इथेन में सबसे लार्ज क्वांटिटी। स्टेरलाइट इज़ अ हाई ऑल्टरनेटिंग एयरशिप पोजीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। आपको पता है स्टेटलाइट क्या होता है? ये बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल समझाऊँ तो इट इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड, एक एयरशिप होता है जिसमें हीलियम फील्ड होता है, हीलियम भरा होता है। ठीक है ना, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ना फ्लोट करते रहता है। हाई ऑल्टीट्यूड हीलियम फील्ड एयरशिप होता है, और ये एक तरह से सैटेलाइट के तरह ही मतलब काम करता है, जो टेलीकम्युनिकेशंस या इंटरनेट या सर्विलेंस सर्विसेज देते रहते हैं। आप देखते होंगे ना, क्या कहते हैं, चाइना वाइना, अभी वो बलून सुने होंगे ना कि US में देखा गया चाइनीज़ बलून वगैरह सब। तो अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर ये ऑपरेट करता है स्ट्रेटोस्फीयर लेवल पे, और एक जगह में ये स्टेशनरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलता होगा, वही सोलार से मिलेगा, है ना। और इसको कंट्रोल ग्राउंड से किया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटलाइट।
देर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर एंड आल्सो नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। इसीलिए जेट जो एयरक्राफ्ट हैं ये सब यहाँ उड़ते हैं इजली से, क्योंकि भाई कोई वर्टिकल एयर विंड है नहीं, ठीक है, क्लाउड व्लाउड है नहीं, वाटर वेपर है नहीं, तो सबसे बेस्ट है ना ये। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं लीनियर मोमेंटम। रॉकेट और जेट इंजन दोनों काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे भाई, ये चीज़ याद रखना। रॉकेट और जेट इंजन दोनों के दोनों, ठीक है, समझ आया, ये चीज़ याद रखना। अच्छा एक बात हो, जेट इंजन और रॉकेट इंजन में आपको पता है क्या करता है? देखो मैं एक बता दूँ, जेट इंजन जो होता है ना उसको ना एयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही उसके लिए फ्यूल होता है, ठीक है। जेट इंजन को एयर की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो नहीं, इट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर, तब वो फ्यूल बर्न होता है, तब वो आगे बढ़ता है जेट इंजन। लेकिन जो रॉकेट होता है ना वो फ्यूल लेके ही जाता है, जेट इंजन फ्यूल लेके नहीं जाता। इट यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर। तो कमर्शियल एरोप्लेन्स वगैरह सब जो होता है वहाँ पे ये चीज़ होता है जेट इंजन वगैरह सब में। लेकिन स्पेस लॉन्च व्हीकल्स वगैरह सब होता है वो रॉकेट होता है, वो फ्यूल कैरी करता है, ऑन बोर्ड करता है, समझ में आ रहा है। दोनों के दोनों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो रॉकेट जो होता है वो वैक्यूम में वर्क करता है, एयर में वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्या होता है? कोई भी -150 डिग्री सेल्सियस अगर आप दोगे टेम्परेचर रखोगे, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक टेम्परेचर। इज़ अ वेरी इजी थिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ये याद रख लेना। एक तो ऐसा मतलब टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर मतलब वो स्टार्ट होता है -150 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करता है लिक्विड ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर, ठीक है। अभी जैसे जेट इंजन के लिए बता रहा था, और लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल। बस अब आपका पूरा का पूरा घटना चक्र खत्म हो गया, आपका फाउंडेशन भी ख़त्म करा दिया मैंने फिजिक्स का, तो फिजिक्स के लिए अब कंप्लीट हो गया। अब आप इसको रिवीजन करो दबा के, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। चलिए मिलेंगे जल्दी केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।